Hello students, in this video I am Kumar going to discuss important multiple choice questions, that is MCQs part 3 of chapter 2 electrostatic potential and capacitance of class 12. This video will be helpful for students preparing for CBSE term 1 examinations, class 12 state boards students, and those preparing for NEET entrances also. Now we have to start this video. Question number 1 is equivalent capacitance between points A and B is in the circuit given below is option A 27 microfarad, option B 12 microfarad, option C 6 microfarad and option D 4 microfarad. इस सर्किट में फोर कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, दो पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं. उसमें से 3 कैपेसिटर्स 6 माइक्रोफैराड का है और एक कैपेसिटर लास्ट फोर्थ कैपेसिटर 9 माइक्रोफैराड का है. अब इसमें से फर्स्ट एंड सेकंड कैपेसिटर एक वायर से बाईपास किया हुआ है और फिर सेकंड कैपेसिटर और थर्ड कैपेसिटर भी एक वायर से, आइडेंटिकल वायर से बाईपास किया हुआ है. और दोनों वायर में कोई भी अपर वायर तथा लोअर वायर में कोई भी कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है. इसलिए इस पॉइंट का मतलब फर्स्ट कैपेसिटर और सेकंड कैपेसिटर के बगल का जो पॉइंट्स है, जैसे यहाँ ये पॉइंट है, सपोज कर लिया जाए पॉइंट स्मॉल ए है और ये पॉइंट स्मॉल बी है सेकंड कैपेसिटर के राइट में और फर्स्ट कैपेसिटर के लेफ्ट में जो पॉइंट ए है, तो दोनों सेम पोटेंशियल पर होगा. और फिर सेकंड कैपेसिटर के लेफ्ट में जो पॉइंट है और फिर थर्ड कैपेसिटर के राइट में जो पॉइंट है, तो ये दोनों कैपेसिटर भी चूँकि एक वायर से कनेक्टेड है, उस वायर में भी कोई कैपेसिटर लगा हुआ नहीं है, इसलिए ये दोनों पॉइंट, इसको सपोज कर लिया जाए लेफ्ट पॉइंट को सेकंड कैपेसिटर के लेफ्ट का पॉइंट सी और थर्ड कैपेसिटर के राइट का जो पॉइंट है वो डी है. ये दोनों सेम पोटेंशियल पर होगा. मतलब तीनों कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड और 6 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों कैपेसिटर जो ईच कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड का है, वो कॉमन पोटेंशियल पर होगा, सेम पोटेंशियल पर होगा. इसलिए तीनों 6 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्शन में होगा और इसलिए पैरेलल कनेक्शन में है तो इसका टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा CP = 6 + 6 + C1 + C2 + C3. तीनों आइडेंटिकल है तो 6 + 6 + 6 18 माइक्रोफैराड. और नहीं तो एक और जनरलाइज फार्मूला है CP = NC, where N is the number of identical capacitors joined in parallel in this case and C is the individual capacitance of the capacitors, each capacitor. So N is number of identical capacitors is 3 and value of each capacitance of each capacitor is 6 microfarad. Therefore CP = NC, that is number of capacitors, identical capacitors is 3 and value of each capacitor is 6. 3 × 6 18 माइक्रोफैराड. और नहीं तो CP = डायरेक्ट फार्मूला C1 + C2 + C3, यहाँ तीनों आइडेंटिकल है, C + C + C 6 + 6 + 6 18 माइक्रोफैराड. तो अब इसका इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 18 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड फोर्थ कैपेसिटर 9 माइक्रोफैराड के साथ अब सीरीज में होगा. चूँकि इन टू इन कनेक्शन, ये जो रिजल्टेंट कैपेसिटर है उसके कंडेंसिंग प्लेट से फोर्थ कैपेसिटर का कलेक्टर प्लेट कनेक्टेड है और सेम चार्ज होगा दोनों पर, तो सीरीज कनेक्शन में है. अब सीरीज कनेक्शन में ए एंड बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा कितना सीरीज कनेक्शन में. अगर C1 C2 दो कैपेसिटर्स हो सीरीज कनेक्शन में तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला है 1/CS = 1/C1 + 1/C2 और उसी को हम एक्सप्रेस किया जा सकता है CS = C1C2 / C1 + C2. So therefore CAB, that is effective capacitance between 2 points A and B of this circuit, equivalent circuit. This is the equivalent circuit of the given network or given circuit. CAB = C1C2, that is C1 is now 18, that is effective capacitance of 3 capacitors 6 microfarad, 6 microfarad and 6 microfarad joined in parallel because all 3 capacitors are at same potential. So
इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 18, तो C1 C2 की जगह 18 हो गया, C2 की जगह 9 अपॉन 18 + 9 दैट इज 18 × 9 मल्टीप्लाइड बाई 18 + 9 27, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9 से 27 कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में, 27 है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 9 है 3, और फिर 3 से डिनोमिनेटर में 3 हो गया, न्यूमरेटर में 18 है, तो ये कैंसिल हो गया 6, दैट इज CAB इक्वल टू इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A and B इज 6 माइक्रोफैराड, एंड दिस इज the answer of this problem, 6 microfarad. So correct option is C. C is the correct option, which is 6 microfarad. Total capacitance between effective capacitance or equivalent capacitance between 2 points A and B, both are extreme points, is 6 microfarad. Now question number 2. A parallel plate capacitor is charged to V volt by a battery. The battery is disconnected and the separation between the plates is halved. हाफ कर दिया जाता है सेपरेशन. द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी ऑप्शन ए V/2, ऑप्शन बी V, ऑप्शन सी 2V, एंड ऑप्शन डी V/4. द करेक्ट ऑप्शन इज V/2 बिकॉज when the parallel plate capacitor is charged to potential V by connecting a battery, and the battery is then the capacitor is charged. Suppose the charge of the capacitor is Q. When the battery is disconnected and the separation between the plates is halved, if separation between plate is halved, then capacitance of the capacitor will be increased, but charge on the capacitor remains the same. Charge is Q is equal to CV. So charge remains the same if the supply voltage is disconnected. Then we have Q is equal to CV, charge on the capacitor after disconnecting is Q is equal to CV, and V is equal to potential difference is V is equal to Q by C. V is equal to Q by C initially. Now if the separation between two plates of the capacitor is halved, जब कैपेसिटर के दोनों प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों के भी सेपरेशन हाफ कर दिया जाता है, तो कैपेसिटेंस विल बिकम C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डैश, न्यू कैपेसिटेंस C डैश, तो C डैश इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D डैश इज D/2, दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट A by D, and epsilon naught A by D is the capacitance of the parallel plate capacitor initially when the separation between two plates is D. Now C dash is equal to 2 epsilon 0 A by D, that is capacitance of the parallel plate capacitor is capacitor increases by two times to the original capacitor, that is C dash is equal to 2 into C. So C dash is equal to 2 into C when the distance between separation between two plates of the capacitor is halved. So C dash is equal to 2C. Therefore, new potential difference between two plates is V dash is equal to, now V dash equals to V is equal to Q by C. तो चार्ज तो वही रहेगा, एंड C के जगह C डैश हो गया, C रिप्लेस बाई C डैश, दैट इज Q, एंड C डैश इज 2C, एंड Q बाई C इज इक्वल टू V इनिशियली, देयरफॉर V डैश इज इक्वल टू V/2, Q बाई C इज इक्वल टू V, Q बाई 2C है तो Q बाई C V हो गया, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो V डैश इज इक्वल टू न्यू पोटेंशियल डिफरेंस इज V डैश इज इक्वल टू V/2. सो करेक्ट ऑप्शन इज A, V/2. Now question number 3, which is also related to this question. A parallel plate capacitor is connected to a 10 volt battery and charged. The battery is then disconnected and a glass slab is introduced, that is a dielectric is introduced between the plates. Then the quantities that decrease are option A, charge and potential difference, B, charge and capacitance, C, energy and potential difference, D, energy and capacitance. तो चार्ज तो इसमें अनचेंज है. अगर कैपेसिटर को
कनेक्ट किया जाता है 10 वोल्ट के सप्लाई बैटरी से, 10 वोल्ट या 5 वोल्ट के सप्लाई बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज किया जाता है, कैपेसिटर चार्ज होगा। लेकिन फिर उसके बाद उसे बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड एंड ए ग्लास स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो बैटरी को जब डिसकनेक्ट किया जाएगा तो उसके पहले डिसकनेक्ट करने के पहले वह कैपेसिटर चार्ज को एक्वायर कर लेगा। तो अगर डिसकनेक्ट करेंगे तो उस स्थिति में भी उस पर चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि कौन से क्वांटिटीज घटेंगे, डिक्रीज होगा उसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज तो अनचेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जरूर डिक्रीज करेगा। अभी हमने देखा प्रीवियस प्रॉब्लम में पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज किया, लेकिन उसमें सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स को भी सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स को हाफ किया गया था, लेकिन कोई डाइइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पर V इक्वल टू Q बाई C, तो C का वैल्यू हो जाएगा Kc। अगर K डाइइलेक्ट्रिक्स का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जाता है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में, तो उसका कैपेसिटेंस हो जाता है K इंटू C, मतलब C टाइम से बढ़ जाता है, ये सॉरी K टाइम से बढ़ जाता है कैपेसिटेंस K इंटू C। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये कैपेसिटेंस हो जाएगा कितना K इंटू C। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कितना V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा न्यू पोटेंशियल डिफरेंस V डैश इक्वल टू होता है Q। चार्ज तो अनचेंज रहा बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद भी, तो Q अपॉन C डैश इक्वल टू K इंटू C, और Q बाई C इक्वल टू हो गया V बाई K। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में K डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर ये कैपेसिटर ये डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में 1/K टाइम्स 1/K टाइम इंटू V हो जाएगा। और ओरिजिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के दोनों प्लेट के बीच में, उसका 1/K टाइम हो जाएगा। मतलब K का वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा। तो यहाँ तो फर्स्ट ऑप्शन में चार्ज एंड PD है, तो चार्ज तो अनचेंज हुआ लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज किया, लेकिन है कि दोनों क्वांटिटी डिक्रीज होना चाहिए। कौन से दोनों क्वांटिटी? तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी चार्ज एंड कैपेसिटेंस। तो चार्ज तो अनचेंज रहा लेकिन कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगा K इंटू C। और यहाँ प्रश्न में है कि घटना, क्वेश्चन में है घटना, कौन क्वांटिटीज घटेगी, तो बी भी नहीं होगा। अब C है इनर्जी एंड PD, और डी में है इनर्जी एंड कैपेसिटेंस। तो इनर्जी कैपेसिटेंस तो बढ़ रहा है तो ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब इनर्जी का देखा जाए, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा, इस प्रश्न में भी है, क्वेश्चन में भी घटना चाहिए। और इनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर Q स्क्वायर बाई 2C, और C तो चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस U इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, जब उस दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक नहीं रखा गया है। और जब डाइइलेक्ट्रिक रखेंगे तो C डैश उसका Kc हो जाएगा। तो ये Q स्क्वायर इंटू 2K इंटू C, दैट इज K टाइम इंटू 2C, एंड Q स्क्वायर बाई 2C इक्वल टू U इनिशियल ओरिजिनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, initial potential electrostatic potential energy of the parallel plate capacitor when dielectric constant K is not introduced। तो Q स्क्वायर बाई 2C U हो गया। अब U डैश इक्वल टू ये U इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C है। अब जब दोनों प्लेट्स के बीच में अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है K डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा K टाइम, जैसा कि हमने देखा। तो अब न्यू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कैपेसिटर का Q स्क्वायर बाई 2C के जगह C डैश, दैट इज K इंटू C, दैट इज K को अगर बाहर कर लिया जाए डिनोमिनेटर में तो K इंटू 2C, एंड Q स्क्वायर बाई 2C इज व्हाट U इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर U डैश इक्वल टू U अपॉन K। तो यहाँ क्लियर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कैपेसिटर का डिक्रीज होगा 1/K टाइम्स इंटू U हो गया, और इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का 1/K टाइम हो गया। मतलब न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का घट जाएगा, चूँकि K नीचे में है तो डिनोमिनेटर में है। तो इसमें दोनों क्वांटिटी घट रहा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का तो हमने पहले ही देख लिया इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में भी, लेकिन उसमें डाइइलेक्ट्रिक नहीं था। लेकिन इस केस में अभी देखा हमने V डैश इक्वल टू V/K एंड U डैश इक्वल टू U/K। So question number 3, energy and potential difference both quantities are decreasing, both quantities decrease. So option C is correct. Now question number 4,
An electric dipole consisting of charges plus q and minus q separated by distance L is in a stable equilibrium in a uniform electric field E vector. The electrostatic potential energy of the dipole is option A QLE, option B 0, option C minus QLE, option D minus Q 2QEL. और इसे CBSE बोर्ड 2020 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ई में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी होता है का एक्सप्रेशन होता है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, और इसे लिखा जा सकता है माइनस, इट कैन बी रिटन माइनस पी कॉस थीटा। इन द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज U इज इक्वल टू माइनस P vector dot E vector, that is P vector dot E vector, and स्टेबल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में 180, मतलब P वेक्टर का डायरेक्शन और E वेक्टर का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर दैट इज पी कॉस थीटा इजकल टू 0 डिग्री, थीटा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, दैट इज माइनस पी और पी इजकल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेज ऑफ द डाइपोल मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। Here distance between two charges is L, and distance between two charges plus q and minus q is L, capital L, and two charges are plus q and minus q. So mod of either charges, that is mod of plus q or mod of minus q is q, and distance between two charges is L, that is q into L. So P is equal to electric dipole moment of dipole is q into L, that is minus q into L into capital E. So this is the answer of this problem, this multiple choice question. The electrostatic potential energy of the dipole is minus q capital L, which is the distance between two charges plus q and minus q, and E is the electric field. So option C is correct in this question, minus q L E. Now MCQ question number 5. A charge capital Q is uniformly distributed over the surface of a spherical shell of radius capital R. The work done in bringing a test charge Q naught from its center to its surface is option A is 1 by 4 pi epsilon naught capital Q naught upon R, B 1 by 4 pi epsilon naught capital Q naught upon 2 R, C Q naught by epsilon naught R, D 0. Option D is correct, which is 0, because inside the spherical shell electric potential and on the surface of the spherical shell electric potential is same. That is, electric potential is constant over the surface of a charged spherical shell, and also inside the spherical shell potential is same, whereas electric field inside the spherical shell is 0. किसी स्फेरिकल सेल, चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट होता है पूरे सरफेस पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जितना आउटर सरफेस पर होता है उतना ही इनसाइड में भी होता है, एवरीवेयर। सो एवरीवेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम at the surface and at the center. So work done in taking a test charge plus Q0 from its center to its surface is W is equal to, formula होता है work done W is equal to Q naught multiplied by delta V, that is delta V is the potential difference. Since potential inside, electrostatic potential at the center of the spherical shell and at the surface of a spherical shell is same, therefore delta V, potential difference is 0. Therefore work done is also equal to 0.
therefore Q naught into 0, potential difference is 0, therefore potential difference between the points, that is at the center and at the surface of the spherical cell, is 0, because potential at the center and at the outer surface of the spherical cell is same. So correct answer is 0. The work done in bringing a test charge Q naught from its center to its surface is 0. That is W is equal to 0. So option D is correct. Now question number 6. Equipotential surface associated with an electric field which is increasing in magnitude along the x direction are A. Planes parallel to yz plane, B. Planes parallel to xz plane, C. Planes parallel to xy plane, and D. None. Equipotential surface associated with an electric field which is increasing in magnitude along the x direction. इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग इंक्रीज कर रहा है. तो चूंकि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग इंक्रीज कर रहा है, इसलिए निश्चित रूप से एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया, तो निश्चित रूप से इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब वाइयर प्लेन में होगा या वाइयर प्लेन के पैरेलल होगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. प्लेन्स इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस associated with an electric field which is increasing in magnitude along x axis are the equipotential surfaces are planes parallel to yz axis, yz plane that is perpendicular to the x direction. So option A is correct. इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चूंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का जो डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब वाइयर प्लेन के पैरेलल होगा, वाइयर प्लेन में होगा या वाइयर प्लेन के पैरेलल होगा, जो कि एक्स डायरेक्शन के एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू 100 वोल्ट. द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज ऑप्शन ए 0.6 जूल, बी 0.06 जूल, सी 0.03 जूल, डी 0.3 जूल. तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज गिवन बाय द फार्मूला U is equal to half CV square. Here C is equal to 1/2. C is equal to capacitance of the capacitor is 6 microfarad, that is 6 into 10 to power minus 6. 1 micro is equal to 10 to power minus 6, and V is 100 square, that is अब 6 2 से कैंसिल होकर के 3 हो गया, that is 3 multiplied by 10 to power minus 6. 100 square is 10 to power 4. 100 into 100, that is 10 to power 4 into 10 to power minus 6, that is 10 to power minus 2. तो 3 into 10 to power minus 2 जूल, that is 0.03 जूल आंसर. 10 to power minus 2 है, इसलिए दो प्लेस पर डिसमल होगा लेफ्ट, that is 0.03 जूल. So option C is correct. Now question number 8, which is the last question of this video also. A parallel plate capacitor is made of two dielectric blocks of dielectric constants K1 and K2 in series. Effective dielectric constant K is K1 D1, A option A, K1 D1 plus K2 D2 upon D1 plus D2, B K1 D1 plus K2 D2 upon K1 plus K2, C K1 K2 into D1 D2 upon K1 D2 plus K2 D1, option D 2 K1 K2 upon K1 plus K2. ऑप्शन C इज करेक्ट. अब यहाँ पर कोई कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसके दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक ये K1 K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दो मटेरियल है और सीरीज में कनेक्टेड है K1 K2. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना किससे है? दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ब्लॉक से, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है. एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2 है. और सीरीज कनेक्शन में हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है. सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटेंस होता है CS is equal to C1 C2 upon C1 plus C2, that is CS equals to C1 multiplied by C2 upon C1 plus C2. Here C1 is because K1 and K2 are the dielectric constant of two both dielectric blocks from which the parallel plate capacitor is formed. So C1 is equal to dielectric है, तो K1 epsilon naught
ए एरिया सेम है और डिस्टेंस हो गया डिस्टेंस डी मान लिया जाए, D1 एक डिस्टेंस ये D1 है। K1 मटेरियल के लिए डिस्टेंस कितना है, D1 है, और K2 मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वह D2 डिस्टेंस में है कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में। तो K1 इप्सिलॉन 0 A अपॉन D1 K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, C2 इज K2 इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2 अपॉन फिर C1 प्लस C2 इतना ही C1 K1 इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 अब प्लस K2 इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2, यहाँ K1 इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस K2 इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। अब इसे सॉल्व करने पर हमें रिजल्ट, और फिर इसको ये कंबाइंड जो कैपेसिटेंस हो जाएगा सी एस इक्वल टू के इंटू इप्सिलॉन 0 A अपॉन D1 प्लस D2। हमें इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मालूम करना है। तब इस रिलेशन को मतलब सी एस इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये सीरीज कनेक्शन में दोनों जो ब्लॉक्स है उसके हेल्प से जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म हुआ है तो उसका टोटल कैपेसिटेंस CS मालूम हो जाएगा। और इसे कंपाउंड अगर K1 K2 के बदले में K1 और K2 दोनों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बदले में केवल कंपाउंड हमको इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K मालूम करना है, तो फिर इसको CS हम लिखा जा सकता है CS इक्वल टू K इंटू इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस D2। दोनों डिस्टेंस चूँकि डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक K1 D1 डिस्टेंस में है दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर का, और D2 डिस्टेंस में K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ब्लॉक है। तो अब इसे हम CS इक्वल टू कंपाउंड ये K1 और K2 यहाँ तो इंडिविजुअल लिया गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 में C1 की जगह K1 इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 और K2 की जगह ये C2 की जगह दूसरा ब्लॉक है, तो उसके लिए जो कैपेसिटेंस होगा जो कि D2 डिस्टेंस में है दोनों प्लेट्स के बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिससे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंस्टिट्यूट हुआ है। तो उसके लिए C2 इक्वल टू K2 इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2 अपॉन C1 प्लस C2, तो फिर नीचे में K1 इप्सिलॉन 0 A अपॉन D1 प्लस K2 इप्सिलॉन 0 A अपॉन D2। तो इसे फिर नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करने पर और फिर हम CS इक्वल टू ये हो जाएगा हमें CS इक्वल टू K1 K2 मल्टीप्लाइड बाई इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 मल्टीप्लाइड बाई इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में K1 इप्सिलॉन 0 A कॉमन यहाँ हो जाएगा, इप्सिलॉन 0 A दोनों में टर्म में नीचे, तो K1 बाई D1 K1 अपॉन D1 प्लस K2 अपॉन D2। इप्सिलॉन 0 से इप्सिलॉन 0 A कैंसिल हो गया न्यूमरेटर में। अब हमें बचा K1 K2 अपॉन D1 D2 इंटू इप्सिलॉन नॉट A न्यूमरेटर में, और अपॉन डिवाइडेड बाई CS इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर अपॉन K1 अपॉन D1 प्लस K2 अपॉन D2, दैट इज LCM हो जाएगा D1 D2 और D1 से डिवाइड करेंगे D2 बचेगा, और K1 से मल्टीप्लाई करेंगे K1 D2 प्लस K2 D1, फिर D2 से इसमें डिवाइड करेंगे LCM में D1 D2 में, तो D1 बचेगा, और फिर K1 में D1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K2 D1। अब D1 बाई D1 D2 से ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला CS इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1 मल्टीप्लाइड बाई इप्सिलॉन नॉट A, which is the total capacitance of the capacitor, which is made of two dielectric blocks of dielectric constant K1 and K2। लेकिन हमें मालूम करना है कंपाउंड, मतलब दोनों डाइलेक्ट्रिक का कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको मालूम करना है, दोनों का कंबाइंड मतलब दोनों ब्लॉक्स का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कंबाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K मालूम करना है। तो उसके लिए हम अब CS इक्वल टू फिर से हमको लेना होगा K1 K2 के बदले में फिर K मल्टीप्लाइड बाई इप्सिलॉन नॉट A, फिर फार्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक का फार्मूला CS इक्वल टू K इंटू इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। लेकिन यहाँ पर K1 जो मटेरियल है ब्लॉक है वो D1 डिस्टेंस में है
दोनों प्लेट्स के बीच में, और K2 मटेरियल का जो ब्लॉक है वह D2 डिस्टेंस में है। तो यहाँ पर D की जगह D1 प्लस D2। अब ये इक्वेशन 1 आ गया। इसको दोनों को इक्वेट कर दें तो दोनों तो CS ही है, टोटल कैपेसिटेंस ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस D2, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A का कोफिशिएंट है इसमें K1 K2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 बाई D1, और यहाँ पर एप्सिलॉन 0 A का कोफिशिएंट कितना है, K अपॉन D1 प्लस D2। देयरफॉर वी हैव K अपॉन, इक्वेट कर दें दोनों इक्वेशन को तो दोनों का कोफिशिएंट भी इक्वल होगा। LHS तो दोनों का CSC है। देयरफॉर वी हैव कोफिशिएंट ऑफ एप्सिलॉन 0 A इन इक्वेशन 1 इज K1 K2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1, जबकि इसमें इक्वेशन 2 में एप्सिलॉन नॉट A का कोफिशिएंट है K अपॉन D1 प्लस D2। अब हमें रिजल्ट इसका मिल रहा है, इसलिए देयरफॉर K इक्वल टू K1 K2 मल्टीप्लाइड बाई D1 प्लस D2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से D1 प्लस D2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1। दिस इज द रिजल्ट। K is the effective dielectric constant of two blocks of dielectric constant K1 and K2, from which the parallel plate capacitor is formed. So option number K1 D1 upon K1 K2 upon K1 K2, K is equal to K1 K2 into D1 plus D2 upon D1 D2, K1 D2 plus K2 D1. So ऑप्शन C इज करेक्ट। जो ऑप्शन C था, अभी ऑप्शन B लिखा है, ऑप्शन C था उसको मिटा दिया गया, उसकी जगह मैंने इसे सॉल्व किया, तो इसमें ऑप्शन C करेक्ट है, जो कि था K1 K2 इंटू D1 प्लस D2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। और इसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें। अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।